कभी ऐसा हुआ है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग का सवाल देखकर लगा हो कि भाई शुरू कहाँ से करें? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इन्हीं दिमाग घुमा देने वाली पहेलियों को सुलझाने के लिए एक पूरा स्ट्रेटेजिक टूलकिट खोलने वाले हैं। देखिए, ये सवाल दिखने में भले कितने भी मुश्किल क्यों न लगें, पर हर लॉजिकल पजल के अंदर एक पैटर्न या एक नियम छिपा होता है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो आज हमारा मिशन क्या है? बस उसी कोड को क्रैक करना है। तो इसे आसान बनाने के लिए हमने इन पहेलियों को 3 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे शब्दों के जादू से, फिर उतरेंगे पैटर्न की पहचान की दुनिया में और आखिर में नियम आधारित तर्क को समझेंगे। और जब तक हम ये सब खत्म करेंगे, एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक टूल किट तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, शब्दों का जादू। ये वो पहेलियां हैं जहां जवाब सीधे सीधे अक्षरों और शब्दों में ही छिपा होता है। बस ये पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे पास शब्द है रियलिज्म। पहला कदम तो बहुत आसान है। हर अक्षर को अल्फाबेट में उसके अगले अक्षर से बदल देते हैं, जैसे आर बन गया एस, ई बन गया एफ एंड सो ऑन। फिर इन नए अक्षरों को जी से ए के क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। अब जब ऐसा कर लिया तो बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है? अरे वाह, वो है एम। चलिए एक और ट्राई करते हैं, इस बार वेल्डिंग शब्द के साथ। तरीका बिल्कुल वही है, हर अक्षर को एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। इससे हमें मिला XFMJOH। अब इन नए अक्षरों को ए से जेड के नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एक बार ये क्रम में आ गए तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर साफ साफ एच चमक रहा है। अच्छा, ये वाली पहेली मजेदार है। हम मास्टर शब्द में छिपे हुए जोड़े खोज रहे हैं। नियम क्या है? 2 अक्षरों के बीच की दूरी शब्द में और अल्फाबेट में एक जैसी होनी चाहिए। तो एम से स्कैन करना शुरू करते हैं और ये देखिए, एम और एस के बीच 4 अक्षर हैं, बिल्कुल अल्फाबेट की तरह। बिंगो, एक जोड़ा तो मिल गया। और अरे, एस और टी तो एक साथ है, ठीक वैसे ही जैसे अल्फाबेट में होते हैं। ये रहा दूसरा जोड़ा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 2। इस चैलेंज में हम हर शब्द को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और फिर एक खास चीज ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा बदला हुआ शब्द जिसमें कोई वाउल ना हो। मैथ से बने NUB में यू है, 10 से बने UFO में तो यू और ओ दोनों हैं। डॉग से बने EPH में ई है, लेकिन CRY से बना DSZ, इसमें कोई वावल नहीं है। तो हमारा जवाब हुआ सिर्फ 1। ठीक है, तो शब्दों की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और अब कदम रखते हैं पैटर्न रिकग्निशन की दुनिया में। अब हम अक्षरों, संख्याओं और सिंबल्स की इन बेतरतीब सी लगने वाली सीरीज में छिपा हुआ ऑर्डर ढूंढेंगे। जरा इस सीरीज को देखिए। हमारा काम है लेटर, फिर सिंबल, फिर नंबर का क्रम खोजना। जब हम इसे स्कैन करते हैं तो L% तुरंत नजर आता है। यह पैटर्न में परफेक्टली फिट बैठता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्स इसका जवाब B2 बताता है, जो इस बात पर जोर देता है कि कभी-कभी ये पहेलियां कितनी सीधी हो सकती हैं और हमेशा डबल चेक करना क्यों जरूरी है। ये तो एकदम सीधा साधा फिल्टरिंग का काम है। सीरीज से सारे लेटर्स हटा दीजिए, R, T, A और B गए, तो हमारे पास बचा 5@3%, 8, #4 and। अब इसमें लेफ्ट से 5वां एलिमेंट क्या है? साफ तौर पर 8 है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। सोर्स मटेरियल में इसका जवाब CO दिया गया है। ये एक बहुत ज़रूरी सबक है। हमेशा अपने प्रोसेस पर भरोसा रखें, क्योंकि कभी-कभी आंसर की में भी गलतियां होती हैं। यहाँ हम एक सिंपल रूल अप्लाई कर रहे हैं। ऑड डिजिट्स में 1 जोड़ना है और इवन डिजिट से 2 घटाना है। जैसा कि टेबल में दिख रहा है, 1385762 जादुई रूप से 2466840 बन जाता है। अब फाइनल स्टेप के लिए नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा डिजिट जो कि 4 है और दाईं ओर से तीसरा डिजिट जो 8 है लेते हैं। उन्हें एक साथ जोड़ दीजिए और हमें मिलता है 12। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, रूल बेस्ड लॉजिक। अब पैटर्न खोजने को भूल जाइए। यहाँ सब कुछ दिए गए नियमों को सख्ती से फॉलो करने के बारे में है। ये प्योर लॉजिकल स्किल्स की असली परीक्षा है। यहाँ सारा खेल इस बात का है कि हमें क्या जानकारी दी गई है, ना कि हम क्या मान लेते हैं। हमें बताया गया है कि सभी हिल स्टेशंस में एक इको पॉइंट होता है और P एक हिल स्टेशन है। तो क्या इसका मतलब है कि P में एक इको पॉइंट है? बिल्कुल, ये एक सीधा साधा डिडक्शन है। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ हिल स्टेशंस में इको पॉइंट होते हैं?
नहीं, स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं कहता। ये एक अजम्पशन है, डिडक्शन नहीं। इसलिए केवल पहला कंक्लूजन ही वैलिड है। चलिए इस कोड को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। इक्वेशन है S = m + I। पहले m और I को देखते हैं। प्लस का मतलब है पत्नी, तो m I की पत्नी है। सिंपल। अब S को इसमें शामिल करते हैं। S = m का मतलब है S m का भाई है। अब दोनों बातों को एक साथ रखते हैं। S m का भाई है और m I की पत्नी है, तो S I का क्या लगता है? वो उसका साला हुआ। आइए इस बॉक्स पहेली को नियमों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। रूल नंबर 1, F सबसे ऊपर है, मान लीजिए पोजीशन 7 पर। रूल नंबर 2, F और B के बीच 3 बक्से हैं, जो B को पोजीशन 3 पर रखता है। और रूल नंबर 3, D B के ठीक ऊपर है, इसलिए D आ गया पोजीशन 4 पर। अब फाइनल सवाल, D के नीचे कितने बक्से हैं? D पोजीशन 4 पर है, तो उसके नीचे 3 बक्से हैं। बस इतना ही आसान है ये। ठीक है, तो हमने 3 अलग-अलग तरह की पहेलियों को हल किया है। अब आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक पावरफुल टूलकिट में बदल दें, जिसका इस्तेमाल किसी भी लॉजिकल रीजनिंग चैलेंज के लिए किया जा सकता है। ये 4 रणनीतियां इन पहेलियों को हल करने का कोर है। पहला, प्रोसेस को विजुअलाइज करें। चार्ट्स और टेबल्स मुश्किल नियमों को आसान बना देते हैं। दूसरा, व्यवस्थित रूप से खोजें, पैटर्न को मेथोडिकली ढूंढें। तीसरा, स्टेप बाय स्टेप डीकंस्ट्रक्ट करें, बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटें। और सबसे जरूरी, अनुमान नहीं, सिर्फ डिडक्शन करें। सिर्फ दी गई जानकारी का ही इस्तेमाल करें। तो अब जब ये टूलकिट तैयार है, अगला सवाल ये है कि कौन सी पहेली मास्टर होने जा रही है। इन रणनीतियों के साथ कोई भी चैलेंज बहुत बड़ा नहीं है। जाइए और लॉजिक को जीत लीजिए। जब भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स पेपर सामने आता है, तो वो सवालों की लंबी लिस्ट देखकर थोड़ी घबराहट तो होती है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये इतने सारे सवाल असल में बस कुछ गिने चुने आइडियाज ही हों जो भेस बदलकर हमारे सामने आए हैं? क्या हो अगर इन सब के पीछे एक छिपा हुआ कोड हो? तो चलिए, आज हम एक जासूस की तरह इस कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम उन कोर कॉन्सेप्ट्स को सामने लाएंगे जो हर बार एक नया नकाब पहनकर हमें उलझाने की कोशिश करते हैं। इस कोड को क्रैक करने के लिए हमारे पास 4 मास्टर कीज हैं। हम अरिथमेटिक्स के फंडामेंटल्स से शुरू करेंगे, फिर अलजेब्रा के कुछ जादुई शॉर्टकट्स देखेंगे, उसके बाद असल दुनिया से जुड़ी मैथ्स की पहेलियां सुलझाएंगे और आखिर में उन जरूरी फॉर्मूलों पर नजर डालेंगे जो हर ताले को खोल सकते हैं। तो चलिए, पहली चाबी उठाते हैं, अरिथमेटिक के मूल सिद्धांत। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। अगर ये समझ आ गए तो समझिए आधी लड़ाई तो जीत ली। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस के खेल को समझने के लिए ना 2 किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। एक है सीपी और दूसरा है एमपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ये वो असली खर्चा है जो दुकानदार ने किया, और एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, वो स्टिकर वाली कीमत जो हमें दिखाई देती है। याद रखने वाली बात यह है कि डिस्काउंट हमेशा स्टिकर प्राइस पर मिलता है, लेकिन दुकानदार का असली फायदा तो उसके अपने खर्चे पर ही गिना जाता है। अब देखिए इस सवाल को हल करने का स्मार्ट तरीका। हमें एक सुराग दिया गया है, 20% का प्रॉफिट, जो कि 800 रुपए है। बस यहीं से हमारी जासूसी शुरू होती है और हम पीछे की तरफ चलते हैं। अगर 20% का मतलब 800 है, तो 100% यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बस जैसे ही हमें असली लागत मिली, बाकी की पहेली अपने आप सुलझ जाती है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे परीक्षा में भाषा से डराया जाता है। सवाल लंबा चौड़ा लग सकता है, लेकिन असल में वो बस 2 छोटी छोटी कैलकुलेशंस करने को कह रहा है। पहले 60 का 50% निकालो और फिर 40 का 30% निकालो, और बस। और ये रहा सबूत। इतना लंबा सवाल और हल सिर्फ 2 स्टेप्स में। यही है कोड क्रैकिंग का पहला नियम। मुश्किल दिखने वाली हर चीज को छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ दो। अब जरा सोचिए, एक दुकानदार कुछ सामान ज्यादा मुनाफे पर बेचता है और कुछ कम पर, तो उसका कुल औसत मुनाफा क्या हुआ? यहीं पर काम आता है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। ये तरीका हर हिस्से को उसकी अहमियत के हिसाब से तौलता है। जैसे इस सवाल में 60% माल का असर ज्यादा होगा और बाकी का कम। इससे हमें एकदम सटीक औसत लाभ मिल जाता है। अब आते हैं हमारी दूसरी चाबी पर, बीजगणित के शॉर्टकट्स। यहाँ असली खेल नजरों का है। अलजेब्रा के सवाल अक्सर एक भेस बदले हुए होते हैं, और अगर उस पैटर्न को पहचान लिया
तो जवाब सेकंडों में सामने आ जाता है। जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए। पहली नजर में ये एक डरावना जाल सा लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसे हल करने के लिए पेन उठाने से पहले अपनी जासूस वाली नजर दौड़ाइए। क्या इसमें कोई छिपा हुआ पैटर्न दिख रहा है? और ये रही वो मास्टर की, a² - b²। ये अलजेब्रा की सबसे मशहूर और शक्तिशाली पहचानों में से एक है। ये वो फॉर्मूला है जो इस जैसे कई मुश्किल तालों को एक झटके में खोल देता है। और अब देखिए जादू। जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, सारे प्लस और माइनस वाले टर्म्स एक दूसरे से टकराकर कट जाते हैं और आखिर में क्या बचता है? 0। देखा, पैटर्न पहचानने से मिनटों का काम सेकंडों में हो गया। ये एक और बहुत काम का पैटर्न है। सोचिए, हमें दो नंबर्स का जोड़ और उनका गुणा पता है, लेकिन वो नंबर्स नहीं पता। कोई बात नहीं, p+q² वाले फॉर्मूले से हम उनके स्क्वायर्स का जोड़ यानी p² + q² बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब हमारी तीसरी चाबी, असल दुनिया की पहेलियां। ये वो सवाल है जो गणित की तरह नहीं बल्कि एक कहानी या एक सिचुएशन की तरह पेश किए जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा हुनर है कहानी के शब्दों को गणित के इक्वेशन में बदलना। जिसने ये कर लिया, समझिए केस सॉल्व कर लिया। ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स हमेशा थोड़ी मुश्किल लगती हैं, है ना? लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटिव स्पीड। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तो उनकी रिलेटिव स्पीड उनकी स्पीड का डिफरेंस होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की ट्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक फुल प्रूफ 4 स्टेप फॉर्मूला है। सबसे पहले ये पता लगाओ कि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से कितनी ज़्यादा रफ्तार से आगे निकल रही है। यही है रिलेटिव स्पीड। फिर यूनिट्स को एक जैसा बनाओ ताकि हिसाब सही बैठे। इसके बाद टोटल डिस्टेंस निकालो और आखिर में उस टोटल डिस्टेंस में से पहली ट्रेन की लंबाई हटा दो। जो बचा वो दूसरी ट्रेन की लंबाई है। सिंपल। काम और समय वाले सवाल असल में बहुत सीधे होते हैं। इसको ऐसे सोचिए, मान लीजिए हमें 100 ईंटें लगानी हैं और 1 घंटे में 10 ईंटें लगा सकते हैं, तो कितना टाइम लगेगा? जाहिर है 10 घंटे। बस यही लॉजिक यहाँ लगता है। पहले टोटल काम का पता लगाओ और फिर उसे एक व्यक्ति की रफ्तार से डिवाइड कर दो। और अब बारी है हमारी आखिरी और चौथी चाबी की। ये हमारे टूल किट के वो खास औजार हैं जिन्हें कुछ खास तरह के तालों के लिए ही बनाया गया है। ये वो नियम और फॉर्मूले हैं जिन्हें याद रखना ही सबसे स्मार्ट तरीका है। मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल है, पर इसका काम बहुत आसान है। ये बस दो नंबर्स के बीच का एक बैलेंसिंग पॉइंट खोजने जैसा है। और इसे खोजने का फॉर्मूला तो और भी आसान है। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। इस सवाल में इसे सीधे लागू करते हैं। 49 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम 49 को 16 से गुणा करते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अब 49 का स्क्वायर रूट है 7 और 16 का है 4, तो 7 गुणा 4 हुआ 28। कितना सीधा है। अब बात करते हैं समरूप त्रिभुजों यानी सिमिलर ट्रायंगल्स की। इनको एक ही तस्वीर का छोटा और बड़ा वर्जन समझिए। एक जरूरी नियम याद रखिए, अगर साइड्स को 2 गुना करते हैं तो एरिया 4 गुना हो जाता है। मतलब एरिया का रेशियो हमेशा साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। इस सवाल में हमें उल्टा काम करना है। हमें एरिया का रेशियो दिया गया है, तो साइड्स का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे ही हमें साइड्स का सही रेशियो मिलता है, अननोन साइड की लंबाई निकालना तो बच्चों का खेल हो जाता है। तो ये रहा हमारा कोड क्रैकिंग टूल किट। सवालों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छिपे हुए पैटर्न को पहचानना, कहानियों को इक्वेशंस में बदलना, यूनिट्स पर नजर रखना और जरूरी फॉर्मूलों को हमेशा याद रखना। इन औजारों के साथ कोई भी मैथ्स का पेपर एक पहेली की तरह लगेगा, ना कि एक मुसीबत। तो अब जब कोड के कुछ रहस्य खुल चुके हैं, सवाल ये है कि सबसे पहले किस पैटर्न को भेदने की कोशिश की जाएगी, किस पर अपनी पकड़ सबसे मजबूत बनाई जाएगी।